Good evening, everyone. लास्ट क्लास में हमने सर्कल्स में टेंजेंट से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए थे। थ्योरी में तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म इज टी इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म ऑन स्टैंडर्ड सर्कल is y is equal to mx plus minus a root over 1 plus m square, and equation of tangent in parametric form is x cos theta plus y sin theta is equal to a on standard circles. उसका तो हमने डिस्कस किया पेयर ऑफ टेंजेंट एंड देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इफ अ सर्कल इज given as s equal to 0 and a point is given which is outside of the circle, then we can draw exactly two tangents from this point. सर्कल में अभी अराउंड 3 लेक्चर्स और लगेंगे बिकॉज अपना 1.5 आवर का ही लेक्चर होता है ना, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा अभी। पॉइंट पी से जो ड्रॉन टेंजेंट्स हैं वो सर्कल को पॉइंट ए और बी पे टच कर रही है, देन पी ए एंड पी बी लाइन्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स is ss1 equal to t square, and the chord joining point of contacts is called chord of contact. This AB line is called chord of contact, and equation of chord of contact is t equals to 0. यहाँ पे सेंटर इस तरह से है, तो अगर हम इनको ज्वाइन करें पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को सेंटर से, तो यहाँ राइट एंगल, यहाँ राइट एंगल, length of tangent is PA distance and PA distance is equal to root over S1. Radius अगर R है and if this angle is theta, then tan theta is equal to R by L. Angle between these two tangents is equal to 2 theta. Area of triangle PAB is equal to half L square sine 2 theta. Area of triangle ABC is equal to half R square sine 2 theta. And points P, B, C, A. These points are concyclic points, and if we draw a circle by taking PC as diameter, then this circle will pass through points A and B. So this is the circumcircle of triangle PAB, PBC, PAC and ABC. लास्ट क्लास में हमने ये सारे पॉइंट्स तक डिस्कस किया था, तो किसी को कोई डाउट पूछना है? सर नॉर्मल ऑफ टैंजेंट क्या होता है? नॉर्मल अभी हम आज जस्ट शुरू ही करेंगे। नॉर्मल बस इस डायग्राम में ही देख लो। आपने जो होमवर्क दिया था उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे तो नहीं पर थे क्वेश्चन इसके नॉर्मल के ऊपर, मेरे को पता नहीं क्या होता है। नॉर्मल इन केस ऑफ सर्कल इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि इफ ये कोई भी कर्व गिवन है और इसके पॉइंट पी पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर सकती है, पॉइंट पी, तो लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू सेम पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये तो जनरल डेफिनेशन होगी किसी भी कर्व के लिए। इन केस ऑफ सर्कल अगर ये वाला लाइन टेंजेंट है तो दिस लाइन इज नॉर्मल, एंड इन केस ऑफ सर्कल नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर। तो इसलिए सर्कल केस में नॉर्मल बहुत ही सिंपल सा पॉइंट हो जाता है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे कि नॉर्मल इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। लेकिन इन केस ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, वहां पे हम नॉर्मल को एनालाइज करेंगे। तो एक बार और वो क्वेश्चन को देख लेना, नॉर्मल वाले जो क्वेश्चन है उनमें ओनली इतना यूज हो रहा होगा कि नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास कर रही है।
ये सिंपल सी डेफिनेशन है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो पॉइंट पी पे अगर नॉर्मल है तो पॉइंट पी पे ही टेंजेंट है, तो इस तरह से नॉर्मल बन जाएगी फॉर एनी कर्व। बट इन केस ऑफ सर्कल normal always passes through center of circle. तो सर्कल में सेंस ये बहुत ही सिंपल पॉइंट बन गया कि सर्कल के सेंटर से पास करने वाली लाइन नॉर्मल है। तो नॉर्मल का कोई टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल drawn from point equation of normal on the circle x square plus y square minus 4x plus 6y minus 5 equal to 0 drawn at point or drawn from point कुछ भी पॉइंट ले लिया 3,8। तो ये वाला पॉइंट भी अभी क्वेश्चन ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रखा है, क्वेश्चन तो कोई से भी पॉइंट बता दिया। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि एक सर्कल फिक्स सर्कल गिवन है और कहीं भी एक पॉइंट पी दे रखा है। अब वो पॉइंट पी इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द सर्कल कहीं भी हो सकता है। हमें इस पॉइंट से पास करने वाली नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका मतलब कि हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अपन को पॉइंट पी तो क्वेश्चन ने बता रखा है, सी हम सेंटर हम सर्कल से फाइंड कर लेंगे। तो पी सी लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या आ रहा है पी सी लाइन की इक्वेशन? फाइव एक्स माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये बोला ना? यस सर। नहीं, ये पॉइंट पी को सेटिस्फाई नहीं कर रही लाइन। सर Sir, मुझे आ रहा 25 है 11x minus y is equal to 25 वापस से बोलो 11x minus y is equal to 25। हाँ ये ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और नॉर्मल में बस इतना है और कुछ भी नहीं है। Now next is equation of chord joining P alpha and Q beta. Equation of chord joining points P alpha and Q beta on the circle x square plus y square equal to a square.
स्टैंडर्ड सर्कल है और इस पर पॉइंट पी अल्फा और क्यू बीटा है, मतलब पी वाले पॉइंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, पॉइंट पी का पैरामीटर अल्फा है और क्यू का बीटा है। तो अपन को पी और क्यू दोनों के प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स ही पता है। पी वाला पॉइंट इज ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, एंड क्यू इज ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा। तो अगर अपन को ये दोनों पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है तो लाइन पी क्यू की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगी। और वो जो लाइन आती है सिंप्लीफाई करने के बाद, वो लाइन इस तरह से आती है, एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। This is equation of chord joining P alpha and Q beta. फिर आप रिपीट करेंगे कैसे आया? पॉइंट P एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है पैरामेट्रिक Yes, फॉर्म की sir. हेल्प से, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन फाइंड की है। हमने लास्ट क्लास में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, हाँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात की ना, ठीक है। मान लो ये P अल्फा पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज Q बीटा, तो हम इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उसकी बात कर रहे हैं। एंड दिस इक्वेशन इज, जैसे अगर अपन पैराबोला के नहीं सर्कल के पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन की बात करें तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट होती है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। तो थोड़ा बहुत इसी टाइप में लिखी हुई है लाइन कि यहाँ पे थीटा के प्लेस पे तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, लेकिन ए के साथ यहाँ पे एक और टर्म है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और अगर हम P और Q ये तो अभी हमने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए हैं, तब तो कॉर्ड बन रही है। P और Q वाले पॉइंट्स को सेम कर दें तो टेंजेंट बन जाएगी। अगर हमने अल्फा और बीटा को इक्वल टू थीटा यहाँ पे पुट कर दिया, अल्फा और बीटा दोनों को थीटा पुट कर दिया, तो देखो ये लाइन ये बन रही है। और ये डायग्राम से भी क्लियर है कि पॉइंट P और पॉइंट Q अगर सेम जगह पे आ गए तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक बार आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? Yes, sir, continue. अब इसमें नेक्स्ट है, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट P alpha and Q beta then find their intersection point। ये वाला पॉइंट R है, तो ये एज अ क्वेश्चन तुम लोग बताओ सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट P alpha and Q beta then their intersection point। बोलो। कर सकते हैं क्या कि हम सिंस हमें P alpha and Q beta पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही पता है, तो यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो हम t इक्वल टू 0 से दोनों टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये t इक्वल टू 0 से टेंजेंट बनेगी तो यही बनेगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a एंड x cos बीटा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू b, जो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन डिस्कस की है। और इन दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। एक मेथड तो ये हो गया, बट यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑल तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड अप्रोच अपन ये भी बोल सकते हैं कि सिंस हमें पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो पॉइंट R को हमने अगर अभी x1 y1 ले लिया तो
for point R, this line PQ is chord of contact. For R, PQ line is chord of contact. And equation of chord of contact is T equal to 0. So equation of PQ line is x(x1) क्योंकि सर्कल स्टैंडर्ड वाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो इसके लिए t इक्वल टू 0 लगाएंगे तो x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर. ये इक्वेशन आ जाएगी PQ लाइन की. और जो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी हुई है ये भी तो PQ लाइन की ही इक्वेशन है. तो दीज टू इक्वेशंस आर ऑफ सेम लाइन, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस हो गई. तो हम कंपेयर कर लेंगे. दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो ये हो गया x1 अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू y1 अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन a स्क्वायर. तो यहां से पॉइंट R यानी कि x1 और y1 की वैल्यूज जो है, अरे मैंने ये उल्टा लिख दिया. इन दिस केस a स्क्वायर अपॉन a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2. तो x1 आ रहा है a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड y1 इज a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2. तो intersection point of tangents at p alpha and q beta is this. और मेथड हमने chord of contact की हेल्प से कंपेयर करके फाइंड किया है. ठीक है, तो यहाँ पे ए रेडियस है ना? हाँ a रेडियस है सब पूरा. इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. डेरिवेशन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला बहुत कम केसेस में यूज होता है. तो इस फॉर्मूले को अगर याद नहीं रखना चाहो तो उस केस में फिर अगर कभी यूज हो रहा है तो हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. ये नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज कर दूं. सर अल्फा और बीटा किसके रिस्पेक्ट में एंगल है? लाइक कोऑर्डिनेट अल्फा एक्सिस के. अल्फा और बीटा पैरामीटर हैं और हमने पैरामीटर का सिग्निफिकेंस डिस्कस किया था कि इस तरह से कोई सर्कल है और ये एक्स एक्सिस है, ये सेंटर है. If this angle this point is p alpha then this angle is alpha. स्टैंडर्ड सर्कल के लिए. और अगर मान लो सर्कल का सेंटर 0,0 पे नहीं है तो भी अल्फा का मीनिंग तो सेम ही है. पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ले ली और फिर नाउ दिस एंगल इज अल्फा. जो अपन ने लास्ट पॉइंट लिखा है उसका मैंने कहा ना कि रेयरली, मतलब बहुत कम क्वेश्चन में यूज आता है. बट जैसे अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन में फाइंड लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ Sir, can you go back 1 second? Done, sir. Come on, second. Done, sir. find locus of intersection point of tangents at P and Q on circle x square plus y square equal to a square if their parametric angles differ by 2 pi by 3.
लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट P एंड Q। तो जो अपन ने लास्ट वाले पेज पे ये नोट किया है वो ये तो है कि P और Q पॉइंट पे टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट, और इन दिस केस पैरामेट्रिक एंगल्स आर अल्फा एंड बीटा। तो क्वेश्चन ने कंडीशन बोल रखी है कि डिफरेंस ऑफ पैरामेट्रिक एंगल्स इज 2π/3, दैट इज अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2π/3। हमने P और Q को पैरामेट्रिक फॉर्म में P अल्फा Q बीटा कंसीडर कर लिया, एंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2π/3। इंटरसेक्शन पॉइंट of tangents at P alpha and Q beta is R, जिसका क्वेश्चन ने लोकस फाइंड करने को बोला है, और इसके कोऑर्डिनेट्स a cos alpha plus beta by 2 upon cos alpha minus beta by 2, a sin alpha plus beta by 2 upon cos alpha minus beta by 2। अब x और y कोऑर्डिनेट कंपेयर करके बीटा माइनस अल्फा भी तो 2π/3 हो सकते हैं। हाँ, अभी मैंने बोला था दोनों हो सकते हैं, हम इनफैक्ट मॉड लगा ही लेते हैं। ओके, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके इस कंडीशन को यूज करके अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करो, पैरामीटर्स को एलिमिनेट करेंगे तभी लोकस आएगा। तो बताओ लोकस क्या आ रहा है? सर अगर इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टैंजेंट है तो फिर वो तो नॉर्मल होगा ना? नॉर्मल होगा मतलब टेंजेंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट विद कर्व थोड़ी है। अच्छा अच्छा, यस सर। तो अभी अपन को अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करके एच और पी में रिलेशन फाइंड करना है। सिंस अल्फा माइनस बीटा 2π/3 है, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 π/3 हो गया, एंड cos π/3 का वैल्यू हाफ हो जाता है। तो h इज इक्वल टू 2a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड k इज इक्वल टू 2a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, ये चीज क्लियर है? Yes, sir. तो सर अब अभी हम अल्फा, स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर लेंगे तो अल्फा और बीटा एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें हमने अब सबसे पहले चीज तो ये बोली कि P अल्फा और Q बीटा पॉइंट्स जो P और Q दे रखे हैं उनको P अल्फा और Q बीटा एज्यूम कर लिया, एंड अल्फा माइनस बीटा का एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2π/3। तो अल्फा माइनस बीटा को तुम 2π/3 यूज करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, और माइनस 2π/3 यूज करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, बिकॉज कैलकुलेशन वाइज भी देख लो, क्योंकि हमने कॉस के अंदर अल्फा माइनस बीटा पुट किया है, एंड कॉस थीटा या कॉस ऑफ माइनस थीटा सेम वैल्यूज होती है। फिर हमने कहा वो कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट P अल्फा एंड Q बीटा का लोकस चाहिए, तो उस पॉइंट को हमने R ले लिया, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हमने भी लास्ट पेज पे लिखे थे वो लिख लिए। इन दोनों को कंपेयर किया तो H इज इक्वल टू A cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आया। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2π/3 है, तो वो यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे π/3 आ जाएगा, एंड cos π/3 की जो वैल्यू है ये 1/2 होती है, तो ये बन गया 2a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो h जो है वो 2a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन गया। सिमिलरली k इज 2a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2। फिर हमने स्क्वायरिंग करके ऐड की। सर एक बार डायग्राम बना के एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा? तुम्हारा ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं है, वापस बोलो। डायग्राम बनाऊं? हाँ यस सर।
डायग्राम में तो जैसे कोई गिवन सर्कल है और जो लोकस आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, तो इसका मीनिंग कि अगर हम कोई इस सर्कल पे कोई से भी 2 पॉइंट्स ले रहे हैं जिनके पैरामेट्रिक एंगल्स का डिफरेंस 2π/3 है, का मतलब हो गया कि अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो इन लाइंस के बीच का एंगल 2π/3 है, तो इन पॉइंट्स पे ड्रॉन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट R का लोकस ही सर्कल आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोग याद कर ले 2π/3 का। नहीं काम नहीं आती कुछ। ओके सर। ये मतलब ये पूरा पॉइंट ही इन, हमने बोला ना कि स्ट्रेट लाइन और सर्कल में पैरामेट्रिक फॉर्म का कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है नहीं, लेकिन कोनिक सेक्शन में है। तो अभी हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, और पैरामेट्रिक फॉर्म में कॉर्ड में सिर्फ इतना ही है और कुछ एक्स्ट्रा खास है भी नहीं। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल से पहले मैं ऐसा करता हूँ, उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में दे देता हूँ। ये नेक्स्ट सबने नोट कर लिया ये? Yes, sir. Question: find locus of intersection point of perpendicular tangents सर drawn तो टैंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस होगा वो हमेशा सर्कल ही होगा। जो इसने बोला उसके लिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि ना, अभी जो ये वाला क्वेश्चन गिवन है, इसने तो बोला कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2π/3, तो हमारा आंसर सर्कल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन है कि कंडीशन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2π/3, तो बताओ कि आंसर जो आएगा उसका शेप क्या है, लाइन, सर्कल या कोई कर्व, दूसरा कर्व। इफ अल्फा प्लस बीटा इज 2π/3, ज्योमेट्रिकली नहीं समझ आएगा, मैथमेटिकली समझ आएगा, तो ये जो अपन ने कैलकुलेशन करी है इसी तरह की कैलकुलेशन करनी है। क्या आ रहा है? लाइन आएगी, और वो लाइन 0,0 से पास करने वाली लाइन आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ कि हमने कंडीशन ली थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, एच जो है वो 2a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है। ऐसे ही k इज 2a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है। हमने ये वाली वैल्यू का यूज किया, तो cos π/3 के प्लेस पे तो 1/2 रिप्लेस कर देंगे, एंड sin π/3 के प्लेस पे √3/2 रिप्लेस कर देंगे, तो दिस बिकम्स h इज इक्वल टू a अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड k इज इक्वल टू √3a अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को डिवाइड कर दें, तो लोकस आ गया √3x इज इक्वल टू y। तो ऑलवेज सर्कल नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन ने रिलेशन क्या बता रखा है, बट मेथड हमेशा ये रहेगा कि जो भी कंडीशन दे रखी है उसको यूज कर लो और पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, फाइंड लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो कोई भी एक सर्कल गिवन है, अभी स्टैंडर्ड सर्कल है, और इस पे जो टेंजेंट्स हैं, these tangents are perpendicular to each other। और हमें पॉइंट P का लोकस चाहिए, बताओ आंसर।
किसी को मैथड समझ आया? अच्छा, ये अभी तक जो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बना रखा है, ये तो क्लियर है ना कि सर्कल गिवन है? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 45 डिग्री है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वहां पे मतलब इन केस में अगर ये वाला एंगल राइट एंगल आ रहा है तो ये भी राइट एंगल आएगा। एल्फा ये माइनस स्क्वायर हो गया सर। एल्फा, हाँ स्क्वायर, वो वाली कंडीशन अपन यूज कर लेंगे। अगर तुम्हें पैरामेट्रिक फॉर्म से जाना ही है तो एल्फा माइनस बीटा पाई बाय 2 होगा। लेकिन इस केस में पैरामेट्रिक फॉर्म से बिना जाए भी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये स्क्वायर हो गया। और मेन पॉइंट यही था कि पी ए सी बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। सी है 0,0, पी है h,k, सी ए है सर्कल का रेडियस यानी कि स्क्वायर की साइड, तो फिर पीसी डिस्टेंस यानी कि स्क्वायर का डायगोनल √2 टाइम्स साइड हो जाएगा और यहां से लोकस आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज √h² प्लस k²। तो लोकस आ गया x² प्लस y² इक्वल टू 2a²। ठीक है, हम अगर पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करना है तो फिर एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाय 2 होगा। लेकिन हमें ये मतलब अपने लिए ये वाला मेथड ज्यादा सिंपल है कि पी ए सी बी इन दिस केस स्क्वायर बन गया। और ये जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, दिस इज डेरिवेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लो, कंप्लीट क्वेश्चन क्लियर है? डायरेक्टर सर्कल अब है क्या कि कोई भी एक सर्कल गिवन है। अभी जैसे हमने जो सर्कल लिया था वो x² प्लस y² माइनस a² इक्वल टू 0 लिया था। तो इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस a है। इसका जो डायरेक्टर सर्कल आया है वो इक्वेशन x² प्लस y² माइनस 2a² इक्वल टू 0 है। इसका सेंटर 0,0 है एंड रेडियस √2a आया है। तो इसका मतलब कि ये इस तरह से कोई एक डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा जिसमें सेंटर तो सेम ही होगा जो गिवन सर्कल का सेंटर है, बट रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस को हम a बोल रहे हैं तो दिस डिस्टेंस इज √2a। लेकिन इसकी अब प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्टर सर्कल, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्टर सर्कल टू द गिवन सर्कल, then these tangents will always be perpendicular to each other। हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो डायरेक्टर सर्कल की प्रॉपर्टी ये है कि डायरेक्टर सर्कल पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू गिवन सर्कल देन दीज टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मैं भी सारा नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर्टी नोट करूंगा, अभी तो अपन समझ रहे हैं। नेक्स्ट चीज कि इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्टर सर्कल की। अगर गिवन सर्कल ये है एंड डायरेक्टर सर्कल ये है तो वी कैन से दैट कि इफ गिवन सर्कल इज s equal to 0 then its director circle is s equal to r²। समझ आएगा? एक्सक्यूज मी सर, सर ऊपर वाले क्वेश्चन में पी का लोकस क्या ये हो सकता था लाइन? p का लोकस लाइन हो सकता था क्योंकि उसके p का लोकस लाइन नहीं हो सकता बिकॉज सॉल्व करने के बाद मैथमेटिकली जो आएगा वही होगा लोकस। तो इन दिस केस सर्कल आ रहा है लोकस, ये हमने p का ही तो लोकस फाइंड किया है। सब तुम्हें मतलब लाइन क्यों लगा? नहीं, मतलब वो मैथमेटिकली तो समझ आ रहा है लेकिन फिर ऐसा मतलब देख के लग नहीं रहा है कि लाइक वो एक सर्कल में कैसे हो सकता है। अभी देखो इस डायग्राम से समझ आ जाएगा। मतलब अगर तुम्हें ज्योमेट्रिकली फील करना है तो कि अगर हमने इस सर्कल पे कोई से भी पॉइंट्स लिए और उससे रेड वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की तो दीज टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑलवेज। कहीं भी ले लो पॉइंट्स को।
तो यहाँ पे राइट एंगल बन जाएगा इस तरह से। अभी मैंने बोला कि इफ गिवन सर्कल इज एस इक्वल टू 0 एंड इस सर्कल का रेडियस r है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज एस इक्वल टू आर स्क्वायर। यहीं से लिखा है कि एस वाला एक्सप्रेशन तो अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और ये जो हमने इक्वेशन लिख रखी है डायरेक्टर सर्कल की, इस इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये तो हो गया एस वाला एक्सप्रेशन और ये हो गया इक्वल टू आर स्क्वायर। सर एक और चीज मुझे पिछले क्वेश्चन में नहीं समझा कि आपने पीसी और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को इक्वेट कैसे किया? अरे पीसी डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखा है। अच्छा अच्छा, यस ठीक। समझ, यस सर। तो अगर हमें कोई भी एक सर्कल गिवन है तो उसका डायरेक्टर सर्कल इज एस इक्वल टू आर स्क्वायर वेयर आर इज रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, और ज्योमेट्रिकली कि जो डायरेक्टर सर्कल है उसका सेंटर सेम ही होगा जो गिवन सर्कल का सेंटर है, और रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगा। और इसका प्रॉपर्टी क्या है कि डायरेक्टर सर्कल पे कोई भी पॉइंट लें और उससे गिवन सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो दीज टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे अब ये सारी चीज अपन प्रॉपर्ली नोट कर लेते हैं। बस एक सेकंड। ये लिख दे रहा हूँ फिर मैं। Locus of point of intersection of perpendicular tangents drawn to a curve, yet to a curve, is called director circle of that curve। तो यहाँ पे हमने कर्व वर्ड यूज किया है, यानी कि दिस डेफिनेशन इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी कर्व। एक और पॉइंट हम यहीं पे लिख लेते हैं कि डायरेक्टर सर्कल need not to be a circle। कोई भी हम अगर कर्व की बात करें तो देखो, इन केस ऑफ सर्कल इट्स डायरेक्टर सर्कल इज अ सर्कल। जब हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रूव भी कर लिया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन सर्कल है, तो इसका डायरेक्टर सर्कल सॉल्व करने के बाद सर्कल आ जाता है। लेकिन जब हम पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायरेक्टर सर्कल फाइंड करेंगे, तो उसका डायरेक्टर सर्कल सॉल्व करने के बाद x प्लस ए इक्वल टू 0 यानी कि लाइन आ जाता है। तो डायरेक्टर सर्कल जस्ट एक टर्म है, एक नाम दिया है, बट डायरेक्टर सर्कल सर्कल भी हो सकता है और लाइन भी हो सकती है। इन केस ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला ये अगेन सर्कल आ जाता है, लेकिन पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला इज अ लाइन। तो ये तो हमने जनरल बात कर ली डायरेक्टर सर्कल की। तो डायरेक्टर सर्कल सर्कल में नहीं होता है, सर्कल के टैंजेंट्स जब इंटरसेक्ट करता है। अभी ये तो हम यही तो पढ़ रहे हैं, डायरेक्टर सर्कल मतलब आपने सर्कल। बोला कि पैराबोला के जब टैंजेंट इंटरसेक्ट करते तो लाइन होता है। हाँ, मतलब पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल का आंसर एक लाइन आ जाएगी। अच्छा, लेकिन सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल का आंसर एक सर्कल ही आ रहा है। लाइन भी तो आ सकता है, मतलब पिछले क्वेश्चन। अच्छा, लाइन नहीं होता है कि ये है ना कि इन केस ऑफ सर्कल लास्ट वाले क्वेश्चन में आंसर जो आया था Yes, ये sir. सर्कल का ही आंसर है। यस तो अब नेक्स्ट पेज पे अपन फिर ये सारी चीज सर्कल, पर्टिकुलरली सर्कल के लिए नोट कर लेते हैं कि इफ इन केस ऑफ सर्कल
Director circle is a circle. If given circle is s equal to 0 और given circle का radius r है, then its director circle is s equal to r square. सर यहाँ पे जो s इज इक्वल टू 0, अगर इसका सेंटर 0,0 भी नहीं होगा तो भी ये अप्लाई होगा क्या सर? हाँ, ओके सर. s जो है वो सर्कल का एक्सप्रेशन है. जैसे कि अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा. सर आपने t इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया? क्या 0 क्यों नहीं लिया? t इज इक्वल टू 0. d 0 का मतलब t इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया? t इक्वल टू 0 कहाँ पे? इस वाले क्वेश्चन में? नहीं, s इज इक्वल टू 0 के जगह आपने t इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखा? सर्कल का एक्सप्रेशन को t से डिनोट करते हैं ना. नहीं, सर्कल के एक्सप्रेशन को s से नोट करते हैं. t तो टेंजेंट के लिए है. अच्छा सर s हमने क्यों लिया था? सेकंड डिग्री कर्व है. हम सारे सेकंड डिग्री कर्व्स को s इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं. पैराबोला को भी, इलिप्स को भी, हाइपरबोला को भी. तो एक बार देखना कि अच्छा मैं एक बार इसकी थ्योरी वाइज मैं कंप्लीट कर देता हूँ. Director circle of given circle is a concentric circle whose radius is 2 times that of given circle. तो s इज इक्वल टू 0 का एक पॉइंट हो जाएगा. नहीं, अभी रुको, मैं सारी बातें बता रहा हूँ. अभी रुको. If tangents are drawn from any point on director circle to given circle, then these tangents will always be perpendicular to each other. एक बार ये सारा नोट कर लूं, फिर मैं एक बार क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस कर रहा हूँ. नोट कर लिया सभी ने? अब देखो क्वेश्चन में क्या होगा. क्वेश्चन तो ये बोल देगा. अच्छा एक और चीज कि डायरेक्टर सर्कल वर्ड जो है, वर्ड ये जेई के सिलेबस में नहीं है. तो जेई फिर इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है मैं भी बता दूंगा. लेकिन अगर हम अभी एक सिंपल क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल of circle x square plus y square minus 4x minus 6y माइनस ये हो गया 9 plus 4 या कुछ भी ले लेते हैं नंबर, तो 7 इक्वल टू 0. ठीक है. तो एक चीज तो क्या कि जेई कभी भी इस वर्ड को यूज नहीं करेगा, ना जेई मेंस ना जेई एडवांस. तो जेई इस वाले क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेगा? क्वेश्चन बोलेगा फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. यानी कि जो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन है
वो प्रॉपरली लिख देगा क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बोलते हैं कि जो सर्कल की इक्वेशन है वो s इक्वल टू 0 होती है, तो सर्कल का एक्सप्रेशन जो है वो s हो गया। हम इस चीज को s बोलते हैं, और दिस इक्वल टू 0 बिकम्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, एक्सप्रेशन वाइज क्लियर है? हमने इनफैक्ट ये चीज पहले भी डिस्कस की हुई है कि जो भी पूरा गिवन वेरिएबल एक्सप्रेशन है वो तो है s। अगर हमें कोई एक पॉइंट दे रखा है 2,3 और इस पॉइंट का पावर फाइंड करेंगे तो x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करने से जो नंबर आएगा वो s1 हो जाएगा। एंड t वाला एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम x(x1), y स्क्वायर के प्लेस पे y(y1), ये वाले जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस करने से जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो टी वाला एक्सप्रेशन है। और तुम लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि मैं कहाँ पे एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ और कहाँ पे इक्वेशन बोल रहा हूँ। s इक्वल टू 0 इक्वेशन है, t इक्वल टू 0 इक्वेशन है, t एक्सप्रेशन है, s एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब सर तो एस में जनरल सर्कल यूज करेंगे कि स्टैंडर्ड सर्कल? कोई सा भी सर्कल, कोई सा भी सर्कल हो सकता है, जनरल या स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड रेडियस फॉर्म, कुछ भी। नहीं बट अभी मतलब s इज इक्वल टू, जैसे आपने वो डेफिनेशन में लिखा था s इज इक्वल टू 0, राइट? तो हाँ, फिर वो कोई सा भी जनरल सर्कल, फॉर्म। एनी सर्कल। अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, जनरल फॉर्म दे रखा है। ठीक है, हाँ तो हमने कहा कि जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है सर्कल का, जो वेरिएबल पार्ट है पूरा मिला के, ये हो गया इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगर हम अब इस सर्कल की रेडियस फाइंड करें तो बताना कितनी आ रही है? √g² प्लस f² माइनस c √20। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज s इक्वल टू r² का मीनिंग x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 20, जो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन रहा है। तो अभी s इक्वल टू r² का मीनिंग सबको क्लियर है। और अगर तुम फर्दर अब चेक करोगे तो इसका सेंटर सेम ही आ जाएगा जो गिवन सर्कल का सेंटर है, और इसका जो रेडियस है वो √2 टाइम्स √20 आ जाएगा, √2 टाइम्स √20। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। सर, तो ऐसे अगर क्वेश्चन दे दे कि s इज इक्वल टू ये वैल्यू और हमें इक्वेशन फाइंड करना है, तो अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि s एक्सप्रेशन जनरल इक्वेशन है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि कौन से टाइप का इक्वेशन है? नहीं तो ये सर, पता ही क्यों लगाना है, जनरल हो चाहे स्टैंडर्ड हो, in each and every case if given circle is s equal to 0 then its director circle is s equal to r²। सर, अगर हमें क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड सर्कल गिवन होता x² प्लस y² इक्वल टू 25, तो इसका डायरेक्टर सर्कल x² प्लस y² माइनस 25 इक्वल टू 25 हो जाता। तो हमने जो लिखा है वो क्या लिखा है, ये तो s वाला एक्सप्रेशन हो गया और ये r² हो गया, तो x² प्लस y² इक्वल टू 50 हमारा फाइनल आंसर हो जाता अगर स्टैंडर्ड सर्कल गिवन होता। तो अभी सभी लोगों को ये डायरेक्टर सर्कल फाइंड कैसे करना है क्लियर है? यस। इसमें हमने ये बोला कि गिवन सर्कल का, जैसे कई बार सर्कल ऐसे लिखा होता है कि x² प्लस y² इक्वल टू 10x, तो ये स्टैंडर्ड सर्कल है या नहीं है? बताओ। नहीं है सर। ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड सर्कल इज दैट सर्कल जिसका सेंटर 0,0 पे है, और इसका सेंटर तो 5,0 आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो अगर ये सर्कल भी गिवन है तो भी हम बोलेंगे कि हमारे s वाला एक्सप्रेशन इज x² प्लस y² माइनस 10x एंड s इक्वल टू 0 गिवन सर्कल है। ठीक है, तो जो भी राइट साइड में लिखा हुआ है उसको लेफ्ट में ले आओ, और इक्वल टू 0 के अब लेफ्ट में जो लिखा हुआ है इसको हमने एक्सप्रेशन s बोला हुआ है, और s इक्वल टू r² डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है, तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज।
इस सर्कल का रेडियस फाइंड करोगे तो देखो सॉल्व करने के बाद 5 आ रहा है, तो इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने ऐसे लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था कि हमने गिवन सर्कल से तो ये लिख लिया कि एस वाला एक्सप्रेशन कौन सा है, इसका रेडियस अलग से फाइंड कर लिया, एंड एस इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज एस इक्वल टू आर स्क्वायर से डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन फाइंड। सर ऐसे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं जिसमें डायरेक्टर सर्कल का भी इक्वेशन नहीं है और स्टैंडर्ड सर्कल का भी इक्वेशन नहीं है, और हमें डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। नहीं तो क्वेश्चन किसका डायरेक्टर सर्कल पूछेगा? एस इज इक्वल टू 0 दे देंगे और क्या इंफॉर्मेशन देंगे जिससे हमें बिना स्टैंडर्ड सर्कल के डायरेक्टर सर्कल फाइंड कर सके। वैसे क्वेश्चन पॉसिबल भी है क्या? नहीं मतलब मुझे ये समझना है कि तुम्हें स्टैंडर्ड सर्कल को लेके कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इन दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने कहीं स्टैंडर्ड सर्कल की तो बात ही नहीं करी है हाँ सर, और डायरेक्टर सर्कल पूछा है। यस समझ गया। तो सर्कल देखो, स्टैंडर्ड सर्कल कोई अलग सर्कल थोड़ी है, वो भी तो एक सर्कल ही है, बस वो हमने स्टैंडर्ड बोला है बिकॉज उसका सेंटर 0,0 पे है, और ओनली यूज ये है कि कैलकुलेशन में वो सर्कल थोड़ा सिंपल रहता है। जनरल सर्कल दे रखा है या सेंटर रेडियस फॉर्म दे रखा है तो उसमें अपन को थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अदरवाइज मेथड दोनों ही केसेस में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। Got it. अब ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया जो जेई मेंस चाहे तो पूछ लेगा, लेकिन जेई एडवांस तो कभी इतने सिंपल क्वेश्चन पूछता नहीं है कि डायरेक्ट सर्कल फाइंड करो। तो जेई एडवांस में वैसे तो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो भी खैर जेई एडवांस के लायक तो नहीं है, तो बट बस हाँ एक सेकंड, इससे थोड़ा सा आगे का पार्ट है, तो ये नोट कर लो। तो सर्कल से क्वेश्चन आते हैं क्या, मतलब एडवांस में काफी सारे? काफी सारे तो नहीं, बट हाँ एवरेज 1 क्वेश्चन पर पेपर तो है ही। सर और सर्कल का रिलेशन हाइपरबोला ये सब चैप्टर्स में भी है ना बहुत? हाँ अभी तक जो हमने पढ़ा है सर्कल्स में वो क्या सिंपल टफ एवरेज क्या लगा? सर अच्छा था। सिंपल था सर। यस सर। तो इनफैक्ट पूरा पूरा 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो सिंपल ही है, ऑल्दो पॉइंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन अगर अपन एक बार उन पॉइंट्स को सारा प्रॉपर्ली समझ लें तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्कोरिंग है। स्ट्रेट लाइन का अगर मैंने पहले भी बताया था कि पर्टिकुलरली स्ट्रेट लाइन के अगर अपन क्वेश्चंस देखें तो जेई में कम है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का वेटेज कम नहीं है बिकॉज स्ट्रेट लाइन का यूज सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इन सब में होता है। सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मेरे को थोड़ा सा ये लगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाँ मतलब और कंसेप्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है, बट बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, और एक दो बार प्रॉपर्ली रिवाइज करोगे ना तो वो भी सिंपल हो जाएगा। यस अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम लोग सोचना कि क्या करना होगा। एक बार इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड पॉइंट या पॉइंट्स ऑन द लाइन, अभी मैं लाइन लिखूंगा, फ्रॉम विच tangents drawn to circle x square plus y square equal to, अगर मैं लाइन ले लिया, सर्कल को ले लेते हैं 9, 18, 25. Find points on the line from which tangents drawn to the circle are perpendicular to each other. इसमें
आर स्क्वायर ऐड करेंगे फिर उसको कंपेयर करेंगे वो लाइन की इक्वेशन से। एक सर्कल को एक लाइन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सर मतलब लाइन से हम y को x के टर्म्स में लिखेंगे और फिर वो हाँ, डायरेक्टर solve सर्कल। करेक्ट है, सॉल्व करेंगे कंपेयर वर्ड मतलब। अच्छा, हो सकता है तुमने सोचा सॉल्व करना ही हो, तो हम लाइन सर और हम लोग 3x solve- प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ही को टैंजेंट बना रहे कि उससे एक और लाइन खींच रहे हैं नहीं उसको नहीं, टेंजेंट का इस लाइन से कोई रिलेशन नहीं है। एक बार मैं डायग्राम बताऊं तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि ये तो एक गिवन सर्कल है और ये एक गिवन लाइन है जो कहीं भी हो सकती है, इंटरसेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, डिपेंड करता है क्वेश्चन ने कौन सी लाइन दे रखी है। अभी वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोस पॉइंट्स फ्रॉम व्हिच टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हमें ऑलरेडी पता है कि अगर डायरेक्टर सर्कल पे पॉइंट लिया जाए तो उससे ड्रॉन टेंजेंट्स विल डेफिनेटली बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम अगर इसका डायग्राम में डायरेक्टर सर्कल ड्रॉ कर दें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग required points will be these 2 points। ये वाले पॉइंट्स लाइन पे भी लाई कर रहे हैं और डायरेक्टर सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं। तो लाइन पे तो लाई कराने के लिए क्वेश्चन ने बोला था, और डायरेक्टर सर्कल पे हमने इसलिए लाई कराया बिकॉज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो समझ आएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। यस सर। तो मतलब P और Q से दो टैंजेंट्स जा रहे हैं। हाँ, सर तो डायरेक्टर हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि वो सर्कल के अंदर से जा रहा है कि बाहर से आ रहा है या टच कर रहा है? क्या लाइन? हाँ वैसे तो इस क्वेश्चन में अपन को पता नहीं लगाना है, पहली चीज। सेकंड चीज कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक लाइन की पोजीशन सर्कल के रेस्पेक्ट में चेक करने का मेथड क्या है, कि हम सर्कल के सेंटर से लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। याद आ गया मेथड? यस सर। बट इन दिस केस मैटर नहीं करेगा। अगर ऐसे भी होता ना डायग्राम कि ये गिवन सर्कल है और ये गिवन लाइन है, तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम मेथड से आ जाता कि हमें ये वाले दोनों पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो डायरेक्टर सर्कल और गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50। क्लियर है सभी को? एस इक्वल टू आर स्क्वायर का यूज किया अपन ने। लाइन जो क्वेश्चन ने बता रखी है, दिस इज 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। required points is equal to intersection point of डायरेक्टर सर्कल एंड गिवन लाइन। और उनके लिए अपन इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, यानी कि एलिमिनेट कर लेंगे। ये y को पुट किया तो 10 माइनस 3x। अभी मैंने सिंस रैंडमली कुछ भी नंबर्स लिख दिए थे तो हो सकता है इरेशनल कैलकुलेशन आ जाए। एक बार देखना मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या? इतनी सिंपल अच्छी कैलकुलेशन आ गई। x की वैल्यू 1 और 5 आ रही है। x की वैल्यू को 1 लाइन में पुट किया तो y का वैल्यू 7 आ रहा है, और x की वैल्यू को 5 पुट किया तो y का वैल्यू -5 आ रहा है। therefore points are 1, 7 and -5, -5। ठीक है। अब ये जो अपन ने क्वेश्चन किया है एक बार देख लो, इस कंप्लीट मेथड समझ आना चाहिए। और बिल्कुल सेम मेथड पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में वैलिड है फॉर सेम क्वेश्चन। बस वहां पे डायरेक्टर सर्कल जो है वो चेंज हो जाएगा। सर लाइन का भी डायरेक्टर सर्कल के बाहर नहीं हो सकता है? अगर इन दिस केस मान लो क्वेश्चन ने डेटा ऐसा कुछ गिवन होता कि ये गिवन सर्कल है, ये हाँ। इसका डायरेक्टर सर्कल है और ये लाइन है, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करते ना तो ये जो क्वाड्रेटिक बनी है इसके रूट्स हाँ। इमेजिनरी आ जाते, तो इसका मतलब कि कोई पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है, अगर रूट्स रियल आ रहे हैं। ये एडवांस का क्वेश्चन, मतलब एडवांस में सिंपल लेवल का क्वेश्चन है और मेंस में टफ लेवल का क्वेश्चन है। बट अपन ने सेंस एक बार ये कर लिया तो अपने लिए अब ये सिंपल ही हो जाएगा। बिकॉज देखो, एडवांस वाले सिचुएशन में क्वेश्चन को सिंपल या टफ कैसे बोलते हैं, एक तो क्या कि थॉट आना थोड़ा सा मुश्किल है, और दूसरी चीज कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में थॉट आना मुश्किल है, लेकिन उस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वेरिएशंस अगर नहीं कर सकता क्वेश्चन देने वाला, तो फिर वो सिंपल कैटेगरी में ही आ जाएगा। तो इन दिस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन होगा नहीं। मैंने कहा कि सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इन सारे ही केसेस में ये मेथड सेम रहेगा, तो ये सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। तो अगर गिवन लाइन डायरेक्टेड सर्कल के टैंजेंट होगा तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा ना तो quadratic? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिना पेन चलाए बताना है, अगर बता सकते हो तो, कि लिखना नहीं है, मतलब ऐसे बोल रहा हूं मैं कि कोई एक पॉइंट है -7,1, इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ की, तो उन टेंजेंट्स के बीच में एंगल बताना है। फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम -7,1 टू द सर्कल x² + y² = 25, और ये बिना पेन चलाए बताना है। तो वो रिपीट कर सकते हैं क्या? Find angle between tangents drawn point -7,1 to the circle x² + y² = 25. सर 90 होगा वो डायरेक्टेड सर्कल पे लाइन। करेक्ट है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी इक्वेशन ये है, और ये वाला जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। So since this point is lying on its director circle, therefore drawn tangents will be perpendicular to each other. ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस ने एक बार पूछा हुआ है। सर एक वो प्रीवियस पेज कर सकते हैं? सर मतलब ये दोनों पॉइंट से टोटल 4 टैंजेंट्स जा सकते हैं, राइट? हाँ, बट वो हम जिन टेंजेंट्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर बोल रहे हैं वो ये वाली टेंजेंट्स हैं। ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ऐसे ही ये वाली दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जो मैंने येलो और रेड में लाइंस बनाई हैं, इनका आपस में एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और सर सिर्फ एक ही पॉइंट कब होगा कि जिससे दोनों टैंजेंट्स परपेंडिकुलर है? जब ये लाइन जो है वो अगर इस डायरेक्टर सर्कल पे टेंजेंट बन जाती, यानी कि डायग्राम ऐसे बन जाता कि ये गिवन सर्कल है, ये इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल है, और जो लाइन गिवन है वो अगर मान लो कुछ इस तरह से है, तो इस लाइन और डायरेक्टर सर्कल को जब सॉल्व करेंगे तो ओनली एक ही पॉइंट मिलेगा। इक्वल रूट्स आएगा, यस। सर एक सेकंड बात करिए ना बस। यस सर। Now next concept is pole and polar. अगेन ये जे के सिलेबस में ये वाले वर्ड्स नहीं है, इनफैक्ट इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जे ने कम ही पूछे हैं, बट एक बार अपन कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इस तरह से है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट P x1 y1 variable lines are drawn
to circle S equal to 0 which intersect the circle at 2 points. Then locus of point of intersection of tangents at these points is called polar of point P, and point P is called pole. तो ये एक बार स्टेटमेंट नोट कर लो. सर कितने लाइंस? इनफाइनाइट लाइंस. आपने एक ही लाइन बनाया? हाँ, डायग्राम में समझाने के लिए मैं एक लाइन बनाया, जो बताऊंगा. अब एक बार सर जब हमारा जो लाइन बन रहा है सर वो टैंजेंट नहीं है, तब हम लोग अगर t इज इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमें किस चीज का इक्वेशन मिलेगा सर? पॉइंट इनसाइड आउटसाइड कहाँ पे है? आउटसाइड सर. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके सर, तो मतलब टैंजेंट्स के लिए भी और इसके लिए भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही मिलेगा हमें? नहीं, अभी एक बार रुको, अभी बस 5 मिनट वेट करो. ये जो अपन अभी पोल एंड पोलर पढ़ रहे हैं ना, यहाँ भी इक्वेशन t इक्वल टू 0 ही आती है. तो मैं तीनों पॉइंट को भी एक साथ एक्सप्लेन भी करूंगा. इन दिस केस हमने बोला फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट p x1 y1. ये वाला पॉइंट इनसाइड, आउटसाइड या ऑन द सर्कल कहीं भी हो सकता है. ठीक है, p वाला पॉइंट अभी कहीं भी है. इस पॉइंट से वेरिएबल लाइंस आर ड्रॉन. तो हमने उन जो इनफाइनाइट लाइंस हैं उनमें से कोई सी भी एक लाइन बना ली जो सर्कल को अभी A एंड B पॉइंट पे कट कर रही है. तो विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. तो वो 2 पॉइंट्स A एंड B हैं. देन लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स. अगर हमने इन पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ की तो इन पॉइंट के, इन टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट, मान लो क्यों बोल दिया, का लोकस जो आएगा वो सॉल्व करने के बाद एक लाइन आ जाती है एंड दैट लाइन इज कॉल्ड पोलर. एंड दिस फिक्स पॉइंट जो हमने P लिया हुआ है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड पोल. सर सर्कल के केस में लाइन थोड़ी आता है. एक मिनट. एंड पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, पॉइंट P इज कॉल्ड पोल, जो हमने फिक्स पॉइंट की बात की है. सर्कल के केस में भी लोकस लाइन आ जाएगा, अभी अपन सॉल्व करेंगे. तो अभी जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें एक पॉइंट तो ये समझना है कि सिंस हम Q पॉइंट का लोकस फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब कि Q वेरिएबल पॉइंट है. देखो ये समझ आता है कि Q वेरिएबल पॉइंट कैसे है. सिंस पॉइंट P तो फिक्स पॉइंट है, बट पॉइंट P से ड्रॉन लाइन जो है PAB ये वेरिएबल लाइन है. तो इसका मतलब कि A और B इस सर्कल पे अलग अलग जगह पे आएंगे. अगर A और B की पोजीशन चेंज होगी तो उनपे टेंजेंट्स भी अलग अलग लाइंस बनेंगी, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी अलग अलग जगह पे आ जाएगा. तो पॉइंट Q एक वेरिएबल पॉइंट है और इसीलिए हम पॉइंट Q का लोकस फाइंड कर रहे हैं. अगर फिक्स पॉइंट होगा तो फिक्स पॉइंट का लोकस नहीं फाइंड करते अपन. अब लोकस कैसे फाइंड करना है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पॉइंट Q का लोकस फाइंड करना है. अगर हम इस वाले सर्कल को स्टैंडर्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ले लें, तो ये जो पॉइंट Q है, हम अब डायग्राम को रिवर्स देख रहे हैं. अभी हमने क्या बोला था कि पॉइंट P मतलब पहले एक सर्कल है और एक पॉइंट है. इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ की, उस लाइन के और सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ की और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस फाइंड करना है. अब हम रिवर्स जा रहे हैं. रिवर्स क्या
कि अगर हम अब पॉइंट Q के रेफरेंस से देखें तो हमने अब पॉइंट Q से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखी हैं, QA और QB, और जिनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A और B है। तो AB लाइन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, AB line is chord of contact of tangents drawn from Q on the circle। ये चीज डायग्राम से समझ आ गई कि AB line is chord of contact of tangents of point Q, और equation of chord of contact is T equal to 0। इक्वेशन हो जाएगी एक्स एच प्लस के वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है? ये ए बी लाइन की इक्वेशन है। डायग्राम के अकॉर्डिंग दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी। सर क्यू का लोकस तो सर्कल ही होगा ना? नहीं, तो इसको पास कराया x1 y1 से, तो ये हो गया hx1 ky1 इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर लोकस ऑफ q h, k इज, h, k का लोकस फाइंड करते तो अपन क्या करते हैं? h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y, तो ये रिप्लेस किया तो लोकस ये आ रहा है, और ये तो एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और ये जो हमने आंसर फाइंड किया है, अब आंसर फाइंड करने के बाद हम बोल सकते हैं कि इफ P is pole then polar is T equal to 0, बिकॉज अगर पॉइंट P x1 y1 गिवन है और इस वाले पॉइंट के लिए हम T equal to 0 अप्लाई करेंगे तो यही आंसर मिलता है। ठीक है, तो इफ पॉइंट P is pole then polar is T equals to 0। सर यहाँ पे दोनों टैंजेंट्स परपेंडिकुलर होने जरूरी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये तो भी डायग्राम से थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट टेंजेंट्स की मतलब जैसे अगर अपन ने लाइंस को पॉइंट P से पास करने वाली लाइन को इस तरह से ड्रॉ किया हो। एक मिनट, तो पॉइंट क्यू का लोकस सर्कल तभी होगा जब दोनों टैंजेंट्स परपेंडिकुलर होता है। हाँ, अगर टेंजेंट्स के बीच में एंगल फिक्स कर रखा है ना, चाहे वो परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल है चाहे कोई सा भी एंगल है, उस सिचुएशन में पॉइंट Q का लोकस सर्कल आ जाता है। समझ। सर आपने AB पॉइंट AB लाइन की इक्वेशन भी T इक्वल टू 0 पुट करके निकाला ना? तो ये तो डेरिवेशन है। अब अपन को इस पूरी चीज में याद क्या रखना है कि एक तो पोल पोलार की डेफिनेशन क्या है, और दूसरा अगर पोल गिवन है तो पोलार की इक्वेशन हम T इक्वल टू 0 से फाइंड कर सकते हैं। तो पोल पोलार की डेफिनेशन क्या है कि एक सर्कल गिवन होगा, इनफैक्ट दिस डेफिनेशन इज वैलिड फॉर एवरी सेकंड डिग्री कर्व। तो कोई भी एक सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला गिवन होगा और एक फिक्स पॉइंट गिवन होगा, वो पॉइंट कर्व के इनसाइड आउटसाइड ऑन द कर्व कहीं भी लाई कर सकता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उस पॉइंट से उस कर्व पे लाइंस ड्रॉ की जो उस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही हैं। उन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड पोलार एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पोल। और ये जो हमने लिखा है इक्वेशन ऑफ पोलार इज T इक्वल टू 0, दिस इज अगेन वैलिड फॉर ईच सेकंड डिग्री कर्व, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो इसमें एंगल वेरी करता है क्या? हाँ, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे इस चीज को बताऊं, इससे ये सर्कल है और ये वो फिक्स पॉइंट है, तो अगर हमने लाइन को यहां ड्रॉ किया तो टेंजेंट्स इस तरह से बनेंगी। अगर हमने लाइन को यहां ड्रॉ किया तो अब टेंजेंट जो है वो इन पॉइंट्स पे बनेगी और वो कुछ अलग ही टेंजेंट होगी। तो इनका एंगल और इनका एंगल अलग अलग आएगा। लाइन को तुम अलग अलग जगह पे ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट्स
अलग अलग आएंगे। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स का लोकस ये लाइन आ जाती है। दिस लाइन इज कॉल्ड पोलार। ठीक है, द सेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये है पोलार। सर और वो वेरिएबल लाइन सर्कल के बाहर नहीं होना चाहिए ना? नहीं, बाहर ड्रॉ करोगे तो फिर पोलार की डेफिनेशन का यूज नहीं आएगा ना, बिकॉज पोलार बनाने के लिए हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, और टेंजेंट्स तभी ड्रॉ हाँ। होंगे तो पॉइंट होंगे। तो लाइन तो वैसे इस से यहाँ भी पास कर सकते, लेकिन इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। यस सर। नहीं मतलब पी से जो लाइन आ रही है वो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करने के बजाय कोई पॉइंट में इंटरसेक्ट ना करे, तो उससे हाँ, मतलब like- उस लाइन को अपन को ड्रॉ नहीं करना है, वो लाइन तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उस हाँ। लाइन का पोलार की डेफिनेशन में कोई यूज नहीं है। यस समझ। अब हम t इक्वल टू 0 की एक बार बात करें तो देखो तो बस हमने एक सेकंड प्रीवियस पेज कर लो। हमने यस सर। t इक्वल टू 0 3 टाइम्स यूज किया है, और ये तीनों ही जो यूसेज हैं इनके, ये पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला में भी सेम हो। फर्स्ट टाइम हमने यूज किया था टेंजेंट के लिए, सेकंड यूज किया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, So can you go back? जस्ट अ मिनट, एंड लास्ट हमने यूज किया है पोलार के लिए। t इक्वल्स टू 0 टेंजेंट तब है जब पॉइंट जो गिवन है ना x1 y1 वाला पॉइंट, दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व। अगर वो पॉइंट गिवन कर्व पे ही लाई कर रहा है तो उसी पॉइंट पे टेंजेंट इज t इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तब है जब पॉइंट आउटसाइड द कर्व लाई कर रहा है, क्योंकि कॉर्ड ऑफ, मैं एक बार टेंजेंट का डायग्राम बनाऊं तो हमने यहाँ पे बोला कि अगर ये सर्कल है और ऑन द सर्कल ही पॉइंट लाई कर रहा है, तो फिर t इक्वल टू 0 अप्लाई करने से हमें ये वाली लाइन मिल जाएगी, एंड दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट P। सेकंड केस कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर सर्कल इस तरह से है और पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो फिर t इक्वल टू 0 अप्लाई करने से हमें ये लाइन मिल जाती है विच इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस लाइन का डायग्राम हमने जो पहले बनाया था वो इस तरह से था कि पॉइंट P से टेंजेंट्स इस तरह से हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट P अगर सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो फिर लाइन AB इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जो हमें t इक्वल टू 0 से मिल जाएगी। थर्ड केस कि पॉइंट P ऑन द सर्कल लाई कर जाए तो ये लाइन मिलेगी t इक्वल टू 0 से, तो पॉइंट P को हम पोल बोल देंगे और इस लाइन को पोलर बोल देंगे। अगर पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है तो ये अब पोल है और ये पोलार है, और अगर पॉइंट P इनसाइड ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है तो भी कुछ कोई एक लाइन ऐसे मिल जाएगी, अब पता नहीं वो कहां पे होगी, तो ये लाइन पोलार बन जाएगी। तो पोलार के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि पॉइंट कहां लाई करना चाहिए, लेकिन टेंजेंट के लिए कंडीशन है कि पॉइंट ऑन द कर्व होना चाहिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए कंडीशन है कि पॉइंट आउटसाइड ऑफ द कर्व होना चाहिए। ठीक है, बट तीनों ही इक्वेशन का फॉर्म जो आ रहा है वो t इक्वल टू 0 आ रहा है। हम ये नोटेशन यूज क्यों कर रहे हैं? ओनली एंड ओनली रीजन यही है कि हम s, s1 और t जो नोटेशन यूज करते हैं, कि इन नोटेशंस को अगर हम सर्कल्स में ढंग से समझ लेंगे तो इन्हीं नोटेशंस का यूज करके हम नेक्स्ट के तीनों चैप्टर्स कवर कर लेंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उनमें भी सारी इक्वेशन सेम रहती हैं। इसीलिए हम ओनली इन नोटेशंस का यूज कर रहे हैं, जिससे कि इक्वेशंस में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये है पोलार का थ्योरी। क्वेश्चन में एक बेसिक सा क्वेश्चन कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पोलार ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 विद रेस्पेक्ट टू पोल 2,3। बताओ जल्दी से आंसर।
2x plus 3y minus 2x square. नहीं 2x plus 3y सही है। माइनस ये आ जाएगा। अरे अब आपको पता रहेगा। बाई चांस ये सर्कल का सेंटर और पोल सेम आ गया। सर लेकिन ये इक्वेशन तो टैंजेंट के लिए था ना। एक मिनट पहले तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर लूं कि इस केस में पोलार की इक्वेशन आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी मैंने जो डेटा लिया है ना वो बाई चांस पोलार ये वाला ही पॉइंट आ गया। अब तुम अगर इस वाले पॉइंट से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो डायमीटर होगा। और हमने डेफिनेशन में क्या बोला था कि जो लाइन है उसका सर्कल से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट्स बन रही हैं उन टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस। इन दिस केस टेंजेंट्स पैरेलल लाइंस बनेंगी तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो पोलार एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर पोल सेंटर पे लाई कर रहा है। तो इसलिए अपन अब इस क्वेश्चन को चेंज करके -2,3 कर लेते हैं। बात समझ आ गई कि पोलार एग्जिस्ट नहीं करेगा इफ पोल इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अभी हमने x कोऑर्डिनेट को -2 कर लिया। सर तो ये इक्वेशन तो टैंजेंट के लिए यूज होता है ना। हाँ तो हमने अभी तो बात की है ये लास्ट इससे जस्ट पहले ये हमने t = 0 3 टाइम्स यूज किया है फॉर टेंजेंट, फॉर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड फॉर पोलार। तीनों के लिए इक्वेशन का एक्सप्रेशन t से रिलेटेड है, लेकिन जो पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम t फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग लाइंस डिसाइड होंगी। अगर पॉइंट ऑन द कर्व है तो टेंजेंट, आउटसाइड ऑफ द कर्व है तो कॉर्ड, और कहीं भी है तो पोलार बन जाएगी। तो इन दिस केस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को -2,3 कर लो। तो नाउ दिस इक्वेशन इज -4x और ये हो गया -+4 -9 -1 = 0। तो ये पोलार की इक्वेशन आ जाएगी। कैलकुलेशन और देख लेना मेरी। तो सिंपली t = 0 अप्लाई करना है पोलार के लिए। बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए वी शुड चेक whether the point is lying outside of the circle or not. t = 0 फॉर टेंजेंट अगर यूज करना है तो हमें चेक करना चाहिए कि पॉइंट ऑन द कर्व लाई कर रहा है कि नहीं, लेकिन पोलार के लिए चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आज का एक लास्ट क्वेश्चन कि इफ लेकिन अब हमने एक चीज नहीं लिखी। चलो मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूँ। शो दैट एक सेकंड प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ सकते हैं? यस सर। polar of point P, if polar of point P passes through point Q, then polar of point Q will pass through point P. ये अपन को एज ए प्रॉपर्टी तुम याद रख सकते हो। अभी हमें ये मैथमेटिकली शो करना है। तो ये किसी भी सर्कल के लिए वैलिड है, बट अपन अभी x² + y² = a² के लिए प्रूव कर लेंगे। तो पोलार ऑफ पॉइंट P, यानी कि हम पॉइंट पहले तो पॉइंट P, पॉइंट Q और सर्कल को कुछ फिक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। यस सर। तो अपन प्रूव करने के लिए सर्कल को तो ले लिया अपन ने x² + y² = a², P वाले पॉइंट को x1 y1 ले लिया और Q वाले पॉइंट को x2 y2 ले लिया। So can you go back once?
यस सर। Done, sir. तो पोलार ऑफ पॉइंट T फाइंड करेंगे, यानी कि x1 y1 पॉइंट के लिए पोलार फाइंड करेंगे, तो x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू a स्क्वायर आ जाएगी। क्वेश्चन ने बोला है कि इफ पोलार ऑफ P पासेस थ्रू Q, तो इस वाले लाइन को Q से पास करा दो। तो हमें मिल जाएगा x2 x1 प्लस y2 y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर, यानी कि x1 x2 y1 y2 में एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो ये तो हमने जो क्वेश्चन ने बोला उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया कि पोलार ऑफ पॉइंट P passes through point Q. Now we have to prove that polar of point Q passes through point P. तो उसके लिए polar of point Q लिखेंगे और वो भी t इक्वल टू 0 से आएगी, और वो इक्वेशन अब x(x2) प्लस y(y2) इक्वल्स टू a स्क्वायर आ गई। ठीक है, अगर ये लाइन को हमें ये प्रूव करना है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट P, तो मैथमेटिकली क्या प्रूव करना है सर? x की जगह x1 डाल देना है सर। बिल्कुल, तो सिंस Q कहाँ पे है? कहीं भी होगा, मतलब Q वाले पॉइंट को अभी मैं डायग्राम से इस चीज को और बता दूंगा, बट Q वाला पॉइंट की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। तो सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, देयरफॉर ये वाली लाइन, दिस लाइन passes through x1 y1 को सेटिस्फाई कर रही है, और यही क्वेश्चन ने प्रूव करने को बोला था। ठीक है, अब डायग्राम में देखें तो ऐसे कुछ है कि कोई सर्कल है, ये पॉइंट P है, x1 y1, तो इसकी पोलार की इक्वेशन मतलब ऐसे कहीं आ जाएगी ये लाइन, ये फर्स्ट पॉइंट P की पोलार है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये वाली पोलार पॉइंट Q से पास कर रही है, तो फिर वी हैव टू प्रूव दैट पोलार ऑफ पॉइंट Q विल पास थ्रू पॉइंट P, यानी कि पॉइंट Q का पोलार अब इस तरह से कुछ बनेगा जो पॉइंट P से पास कर रहा होगा। ठीक है, तो अपन आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं। होमवर्क में जो मैंने पहले बताया था वो तो है ही, अगर मैं एक बार बुकलेट देख के ग्रुप पे और बता दूंगा कि कहाँ तक सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है अभी? सर एक पोल और पोलार में एक डाउट था सर। वो जो आपने जो लिखा था कि कॉर्ड ए बी है, उसका इक्वेशन पोलार है कि क्यू का इक्वेशन पोलार है? क्यू का लोकस पोलार है, कॉर्ड ए बी का इक्वेशन नहीं है पोलार ना। कॉर्ड ए बी तो पॉइंट P से ही पास कर रही है। हाँ, एक बार मैं डायग्राम वाला पेज ओपन कर देता हूँ यस। कि ए बी जो है ये तो पॉइंट P से ही पास कर रही है, तो पी ए बी लाइन पोलार नहीं है। पॉइंट Q का जो लोकस बनेगा, और वो मैंने भी इस डायग्राम बनाया नहीं, लेकिन पॉइंट Q का लोकस कुछ इस तरह से बन जाएगा। पॉइंट Q ऐसे कहीं मूव कर रहा है, तो दिस लाइन इज पोलार। क्योंकि अभी जो आपने लेटेस्ट वाला क्वेश्चन जो किया उसमें आपने लाइक पॉइंट P से सीधे एक लाइन बना दिया और उसको पोलार बोल दिया, तो लाइक वो थोड़ा वो हाँ हमने ये ये यूज किया कि अगर हमें पोल के कोऑर्डिनेट्स पता है तो इसके पोलार का इक्वेशन हम t इक्वल टू 0 की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, और वही अपन ने यहाँ पे यूज किया था कि इफ पोल इज t x1 y1 देन इक्वेशन ऑफ पोलार बाय यूजिंग t इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि P का जो कॉर्ड ऑफ इंटरसेक्शन है वो पोलार ऑफ Q है एंड वाइस वर्सा, कि हाँ हाँ हाँ, जो तुमने अगर उस डायग्राम, तुम इस डायग्राम से रेफरेंस ले रहे हो ना, तो बोल सकते यस हैं। सर। ठीक है। एनी अदर डाउट? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय। यस सर, समझ। सर हाँ ठीक है। ओके।